नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। हमारी खास पेशकश 2 बजे की दोपहर 5 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इसमें पहली खबर उत्तराखंड के रुद्रपुर से है, जहां पीएम मोदी ने चुनावी सभा की। इस दौरान पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। दूसरी खबर बाबा रामदेव के पतंजलि मामले से जुड़ी है और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बाबा रामदेव कोर्ट में पेश हुए और भ्रामक विज्ञापन केस में रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी। तीसरी खबर दिल्ली में चल रही सियासी हलचल से जुड़ी है, जहां आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोपों की झड़ी लगाई है। उन्होंने कहा कि मुझसे बीजेपी की ओर से कहा गया है कि बीजेपी में आओ वरना जेल भेज देंगे। करीबियों को भी ईडी की कार्रवाई की धमकी दी गई है। चौथी खबर छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़ी है, जहां नामांकन का दौर जारी है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने अपना नामांकन फॉर्म जमा किया। पांचवी और आखिरी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी सफलता मिली है। जवानों ने बीजापुर में 9 नक्सलियों को मार गिराया है। और पहली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के रुद्रपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर रैली की, जहां उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी ने उत्तराखंड के घर घर में सुविधा पहुंचाई है, लोगों का स्वाभिमान बढ़ाया है। अब तीसरे टर्म में आपका ये बेटा एक और बड़ा काम करने जा रहा है। 10 साल में जो विकास हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी तो बहुत कुछ करना है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने की गारंटी दी है। इसी के साथ उन्होंने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शहजादे ने ऐलान किया है कि इस बार बीजेपी को चुना तो आग लगेगी, हमें आग लगाने वालों को साफ करना है। बता दें कि पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट रुद्रपुर से चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने 2019 के चुनाव में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को हराया था। राज्य की सभी 5 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मुकेश हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुकेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में चुनावी शंखनाद किया है, ऐसे में कौन से वो अहम मुद्दे थे उनकी बातों में आज? जी, आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चौथी बार का ये रुद्रपुर दौरा था। एक मैदान जिसको कि मोदी मैदान के नाम से जाना गया है, जो पहले इस मैदान को कोई नहीं जानता था, लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मैदान में सभा करना शुरू किया, तब से इस मैदान की अपने आप में एक अलग ही पहचान बन गई है, जिसको कि मोदी मैदान के नाम से जाना जाता है, जहाँ से उन्होंने जनता को संबोधित किया। और इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा स्मृति चिन्ह देखकर स्वागत किया गया और सम्मान किया गया। साथ ही मोदी के द्वारा अपने संबोधन में क्षेत्रवासियों को लगातार केंद्र और राज्य सरकार बनने पर बधाई और शुभकामनाएं दी गई और आने वाले लोकसभा चुनाव में एक बार फिर भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की गई। इसी दौरान नरेंद्र मोदी जब कार्यक्रम से लौटते समय सारे जो कार्यक्रम के जो बाहर लोग खड़े थे उनको हाथ हिलाकर अभिवादन किया गया। जी बिल्कुल मुकेश, यहाँ पर बात करें तो जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया, ऐसे में कौन से वो वर्ग है लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिनको साधने की कोशिश की गई है उनके भाषण में? जी, कहीं ना कहीं उनके भाषण में एक तरीके से युवा वर्ग, महिलाओं का बहुत बड़ा एक साधने की कोशिश की गई। महिलाओं का एक बहुत बड़ा जो यहाँ पे एक सभा था, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा भी जिसमें महिलाओं ने भाग लिया। उसके अलावा युवाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग है जिनको कि मोदी ने साधने की कोशिश की है। जी चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पतंजलि विज्ञापन मामले में योग गुरु रामदेव बाबा और पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निर्देशक बालकृष्ण कोर्ट में पेश हुए। मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण के प्रति नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत के आदेशों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। आपके खेद जताने के तरीकों को हम मंजूर नहीं कर सकते। 21 नवंबर
कोर्ट के आदेश के बाद भी अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और पतंजलि विज्ञापन छापे जा रहे थे। इस पर रामदेव के वकील ने कहा कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा, पहले जो गलती हो गई उसके लिए माफी मांगते हैं। सुप्रीम कोर्ट अब अगले हफ्ते इस मामले की सुनवाई करेगा और रामदेव और बालकृष्ण को फिर से कोर्ट में पेश होना होगा। कोर्ट ने रामदेव को हलफनामा दाखिल करने के लिए आखिरी मौका दिया है। इस दौरान बाबा रामदेव ने कोर्ट में माफी मांगी। तो पतंजलि भ्रामक विज्ञापन का ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट से बाबा रामदेव ने माफी मांगी है, कार्रवाई के लिए तैयार रहे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता तनु फोन लाइन पर जुड़ गई है। तनु, सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई की बात कही है, हालांकि बाबा रामदेव ने कोर्ट में माफी भी मांगी है। जी बिल्कुल वैष्णवी, आपको बता दूं कि पतंजलि के जो भ्रामक एडवर्टाइजमेंट है उसके मामले में जो योग गुरु है बाबा रामदेव और एमडी जो हैं आचार्य बालकृष्ण, आज वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे और वहीं सुनवाई के दौरान बाबा रामदेव और बालकृष्ण दोनों ने माफी मांग ली है और ये भरोसा भी दिलाया कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो कोर्ट है उसने आज बड़ी फटकार भी लगाई है और नाराजगी जताई है और एक बड़ा कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि अदालतों के आदेशों को हल्के में नहीं लिया जा सकता, आपके खेत जोताने के तरीके को हम मंजूर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। वहीं टॉप कोर्ट ने ये भी कहा कि पतंजलि की तरफ से जो विज्ञापन जारी होते हैं वो देश के कानून के दायरे में है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव से कहा कि कार्रवाई के लिए जो है वो तैयार है। वहीं सरकार के लिए भी आज सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही गई कि सरकार ने अपनी आंखें जो है वो क्यों बंद कर रखी है। तो कोर्ट ने कहा कि हमें तो आश्चर्य इस बात का है कि जब पतंजलि कंपनी जोर शोर से ये कह रही थी कि एलोपैथी में कोविड का कोई इलाज ही नहीं है, तो सरकार ने अपनी आंखें बंद क्यों रखी। सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामे में पतंजलि के जो प्रबंध निदेशक है उस बयान को खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि औषधि और प्रसाधन सामग्री जो है वो अधिनियम पुराना है और वहीं बालकृष्ण को और बाबा रामदेव को एक हफ्ते के अंदर नया हलफनामा दाखिल करने का जो है वैष्णवी मौका दिया है। वहीं आज अवमानना की सुनवाई के दौरान नाराजगी के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि योग के क्षेत्र में जो बाबा रामदेव का जो योगदान है वो सराहनीय है और जस्टिस अमानुल्लाह ने ये भी कहा कि बाबा रामदेव ने योगा के क्षेत्र में शानदार काम किया है, इनको ये काम जो है वो करते रहना चाहिए। बिल्कुल तनु, इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है और ये भी कहा जा रहा है कि जब एक बार सुनवाई कोर्ट में चल रही थी फिर भी विज्ञापन छापे जा रहे थे, तो क्या कार्रवाई आगे आगामी दिनों में मामले में हो सकती है? जी बिल्कुल वैष्णवी, आज कोर्ट ने ये बात कही है कि जब कोर्ट में सुनवाई चल रही है उसके बाद भी जो लगातार है वो एडवर्टाइजमेंट जो है वो छापे जा रहे हैं जो कि गलत है। तो इस पर जो कोर्ट है उसने बड़ा कड़ा रुख अपनाया और इसी के लिए उन्होंने माफी भी मांगी कि आगे से ऐसा नहीं होगा। तो अब जब अगली सुनवाई होगी तब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ कहा जाएगा, क्योंकि आज काफी ज्यादा कड़ा रुख जो है वो कोर्ट ने अपनाया। तो अब जब अगली सुनवाई होगी तो उसमें देखने वाली बात होगी वैष्णवी कि क्या कुछ कहा जाता है और कितनी जल्दी जो है ये इन एडवर्टाइजमेंट पर जो है वो लगाम लगाई जाएगी। 10 अप्रैल को जो है वो तस्वीर और ज्यादा सामने आ जाएगी जब सुनवाई होगी, तो उस समय भी इन दोनों को पेश होने का आदेश दिया गया है, रामदेव को और बालकृष्ण को। बिल्कुल, बाबा रामदेव ने यहाँ पर माफी भी मांगी है, लेकिन वकील भी उनके पक्ष में है और जिस तरीके से वकील जो प्रक्रिया कर रहे हैं, क्या लगता है कि जो कार्रवाई होगी या फिर सुप्रीम कोर्ट की जो नाराजगी है वो अगली सुनवाई में खत्म हो सकती है, क्योंकि वकील भी अपनी पूरी तैयारी के साथ में कोर्ट पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल वैष्णवी, जो वकील है उनकी पूरी तैयारी है, वहीं सुप्रीम कोर्ट की भी पूरी तैयारी है, क्योंकि जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया और कोविड के समय की उन्होंने बात कही कि इतना कठिन समय था, उस समय इस दवा का इलाज किया गया, तो उसको लेकर सरकार ने क्या किया, तमाम बातें जो आज कही गई। तो ऐसे में जो तुषार मेहता है तो उन्होंने कोर्ट से कुछ समय मांगा जवाब देने के लिए, जिस पर कोर्ट ने कहा कि हम समय देने के लिए तैयार है और बाबा रामदेव और बालकृष्ण जो है वो फिर आगे कार्रवाई के लिए तैयार है। तो अगर
जो ये समय मांगा गया है और इस समय में अगर सारी चीजें पूरी नहीं होती तो जाहिर तौर से जो कोर्ट की नाराजगी है वो बढ़ेगी। लेकिन अगर कोर्ट के मुताबिक चीज हो जाती है और जिस तरीके से आज समय मांगा गया वो पूरा उस समय में बिल्कुल देखना होगा कि अगली सुनवाई में क्या कुछ कार्रवाई होती है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और तीसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां दिल्ली की मंत्री आतिशी मारलेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जहां उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मेरे एक बेहद करीबी के माध्यम से मुझे बीजेपी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया गया है। मुझे कहा गया है कि आप अपना पॉलिटिकल करियर बचा लीजिए या फिर जेल जाने के लिए तैयार रखिए। वहीं आतिशी ने कहा कि मुझे बताया गया कि आने वाले कुछ ही दिनों में मेरे और मेरे रिश्तेदारों के घर में ईडी की रेड होगी। उसके बाद हम सब लोगों को समन भेजे जाएंगे और उसके कुछ ही समय बाद हमें गिरफ्तार किया जाएगा। मेरे अलावा आप सांसद राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक को भी गिरफ्तार करने की तैयारी है। बता दें कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ ईडी हाईकोर्ट में आज जवाब दाखिल करेगी। शराब नीति केस में तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट में 23 मार्च को याचिका लगाई थी। इस पर 27 मार्च को कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। ईडी आज इस मामले में डिटेल में जवाब दाखिल करेगी। मामले की सुनवाई 3 अप्रैल को होगी। तो एक बड़ा आरोप भाजपा पर आतिशी की ओर से लगाया गया है। बता दें कि केजरीवाल फिलहाल जेल में हैं और इसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आतिशी ने भी बीजेपी पर निशाना साधा और एक बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाया है। बता दें कि आतिशी ने कहा कि मुझसे कहा गया है कि भाजपा में आ जाओ वरना जेल जाने के लिए तैयार रहो। ये बड़ा आरोप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आतिशी ने लगाया है। बता दें कि केजरीवाल के जेल में जाने के बाद से ही, गिरफ्तार होने के बाद से ही सियासत देखने को मिल रही है और अब एक नया मोड़ इस मामले में आया है कि आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बयान दिया है और बीजेपी पर निशाना साधा है कि बीजेपी की ओर से कहा गया है कि मुझे भाजपा में आने के लिए कहा गया है वरना जेल जाने के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। ये बात आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। बता दें कि एक बड़ी बात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आतिशी ने कही है और ये भी कहा गया है कि अगर भाजपा में शामिल नहीं होती है तो ईडी की कार्रवाई देखने को मिलेगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ इरफान हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। इरफान, आतिशी की तरफ से एक बड़ा दावा, एक बड़ा बयान दिया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, इसके बाद में क्या कुछ सियासत दिल्ली में देखने को मिल रही है? जी हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद से दिल्ली में लगातार सियासत गरमा रही है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच लगातार सियासी तनाव देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर इंडिया गठबंधन ने जिस तरह 1 अप्रैल को रामलीला मैदान में जो प्रदर्शन किया था, जिसको जो रैली की गई थी, उस रैली में जिस तरह विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन किया था और उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी ने भी कई सवाल उठाए हैं, जिसको लेकर आज अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जिस तरह आतिशी मालिनी ने प्रेस वार्ता करी है और प्रेस वार्ता में जिस तरह उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि उनको ऊपर जो जिस तरह दबाव बनाया जा रहा है बीजेपी की, सीधा सीधा उन्होंने आरोप लगाया है बीजेपी की तरफ से उन पे दबाव बनाया जा रहा है, या तो बीजेपी में शामिल हो जाओ या फिर आप भी गिरफ्तारी के लिए तैयार हो जाओ। आतिशी मालिनी ने आम आदमी पार्टी के लगभग 4 नेताओं के और नाम गिनवाए हैं, जिसमें एक आतिशी मालिनी भी शामिल है। इसके अलावा सौरभ भारद्वाज है, राघव चड्ढा हैं, दुर्गेश पाठक हैं। उनको लेकर भी उन्होंने कहा है कि ईडी द्वारा इनको भी समन भेजे जा सकते हैं, छापेमारी की जा सकती है। और इनके रिश्तेदार, आतिशी ने साफ तौर पे कहा है कि कहीं ना कहीं हमारे रिश्तेदारों को लेकर भी दबाव हम पे बनाया जा रहा है कि रिश्तेदारों पे भी ईडी द्वारा छापेमारी की जाएगी। इसको लेकर दिल्ली में अगर बात करें तो लगातार बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासत गरमाती नजर आ रही है। बात करें लोकसभा चुनाव की तो लोकसभा चुनाव जिस तरह नजदीक हैं बिल्कुल, लेकिन आम आदमी पार्टी को जो चिंता सता रही है, सबसे बड़ा विषय यह है कि आम आदमी पार्टी प्रचार नहीं कर पा रही है, उसको समय नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी में बड़ी जो है चुनौतियां का सामना आम आदमी पार्टी को करना पड़ रहा है। बिल्कुल देखना होगा कि ये जो आरोप आतिशी ने लगाया है वो कितना सच साबित होता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
और चौथी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए राजनांदगांव सीट से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत मौजूद रहे। एक्स पर बघेल ने लिखा, राजनांदगांव लोकसभा के हर नागरिक के भरोसे को साक्षी मानकर आज नामांकन दाखिल किया गया है। नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठाए। पूर्व सीएम बघेल ने कहा कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस दिया है, वे बहुत महत्वपूर्ण है। यदि इसमें कुछ फैसला आता है तो बड़ी बात होगी। वीवीपैट मतदाता के हाथ में आए और वे खुद डब्बे में डाले और उसकी गिनती हो, ये सभी चाहते हैं। राहुल गांधी ने भी रामलीला मैदान में मैच फिक्सिंग की बात कही। संदेह सभी के मन में है। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के दौरान नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बता दें कि कांकेर से बीरेश ठाकुर ने नामांकन भरा है। इसके साथ ही ताम्रध्वज साहू भी नॉमिनेशन करेंगे। कांकेर से बीजेपी के भोजराज भी पर्चा भरेंगे। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय मौजूद रहेंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जयदास हमारे साथ में सीधा लाइव जुड़ गए हैं। जयदास, यहां पर बात करें तो सीएम भूपेश बघेल, पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है राजनांदगांव सीट से। ऐसे में क्या कुछ तैयारियों के साथ में वो नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे? भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम जो छत्तीसगढ़ के हैं वो 11 बजे के आसपास जो है राजनांदगांव में अपना नामांकन दाखिल कर लिए हैं। इस नामांकन में प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत भी मौजूद रहे। इसके अलावा उनके जो कार्यकर्ता है वो भी मौजूद रहे। इस रैली में अगर बात की जाए अन्य जगह की तो महासमुंद में पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी नामांकन दाखिल किया। इसके अलावा अगर बात की जाए कांकेर लोकसभा सीट के लिए बीरेश ठाकुर जो है कांग्रेस की तरफ से नामांकन दाखिल किए। वही आपको बता दूं कि नामांकन दाखिल करने के बाद जो है पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी कहा कि जनता के आशीर्वाद से जो है मैंने नामांकन दाखिल कर दिया है, अब जनता का आशीर्वाद लेना बाकी है। जी बिल्कुल, इस तरीके के और साथ ही बीजेपी पर कई तरह के आरोप भी लगाए हैं और वीवीपैट की बात उन्होंने यहाँ पर कही है। जी निश्चित ही जिस तरीके से पिछले कई दिनों से जो पूरे देश के हालात है, ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस पर जो है कहीं न कहीं पक्ष और विपक्ष जो है एक दूसरे के ऊपर हमलावर है। एक तरफ जो है कांग्रेस पार्टी कहती आ रही है कि ईवीएम जो है वो पहले से सेटिंग की जा चुकी है। वही बीजेपी जो है इस पर हमलावर है, क्योंकि जहां सीधे बीजेपी के नेताओं का, बड़े नेताओं का कहना है कि जहां कांग्रेस हारती वहां ईवीएम पर ठिकरा फोड़ती। तो कहीं न कहीं यह चुनाव आयोग के संज्ञान में है ये सारी चीजें। लेकिन कहा जा सकता है कि अभी जो है जिस तरीके से चुनावी सरगर्मियां है पूरे देश में, वहां पर जो है आज नामांकन दाखिल करना, क्योंकि अंतिम के 2 दिन बचे हुए हैं और इस दो दिन में जो है कांकेर और राजनांदगांव, इसके अलावा महासमुंद में जो है आज नामांकन कांग्रेस के प्रत्याशियों के द्वारा की गई है। जी चलिए, शुक्रिया जयदास तमाम जानकारी के लिए। और पांचवी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 11 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। मारे गए नक्सलियों के पास से मशीन गन जैसे भारी हथियार बरामद किए गए हैं। वहीं बीजापुर में सुरक्षा बलों से एनकाउंटर में 9 नक्सली मारे गए हैं और अभी भी मुठभेड़ जारी है। वहीं मामले में बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राज पीत ने बताया कि मुठभेड़ सुबह करीब 6 बजे गंगालूर पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत लेंड्रा गांव के पास एक जंगल में हुई, जब सुरक्षा कर्मियों की संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी। उन्होंने कहा कि जिला रिजर्व गार्ड, स्पेशल टास्क फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन की टीम ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। साथ ही अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी रुकने के बाद घटनास्थल से 4 नक्सलियों के शव, एक लाइट मशीन और अन्य हथियार बरामद किए गए हैं। गंगालूर थाना क्षेत्र के कोरचोली और लोइंट्रा के
जंगलों में मुठभेड़ अभी भी जारी है। बता दें कि बीजापुर जिला बस्तर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और जहां 19 अप्रैल को आम चुनाव के पहले चरण में मतदान होगा। इसी को लेकर वहां सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान को तेज कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 2 इनामी नक्सली मारे गए हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मनीष हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, एक बड़ी सफलता यहां पर मिली है पुलिस को, क्या कुछ जानकारी, क्या इनामी नक्सली थे ये जो मारे गए हैं? मनीष, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? तो देखिए, एक बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। चुनाव से पहले नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चल रहा है जिसमें एनकाउंटर में 9 नक्सली मारे गए हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर मनीष हमारे साथ में जुड़ गए हैं। मनीष, एनकाउंटर में 9 नक्सली मारे गए हैं, एक बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है। इसके आगे और भी कार्रवाई इस तरीके की जा सकती है? आपको बता देना चाहूंगा कि बीजापुर पुलिस को एक मिली थी जिसमें नक्सलियों की उपस्थिति गंगालूर थाना क्षेत्र के लेंड्रा के आसपास थी, जहां पे सीआरपीएफ और कोबरा और डीआरजी की एक संयुक्त टीम के द्वारा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और इसमें 8 माओवादी को मार गिराया गया। मनीष, जिस तरीके से ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है और आगामी दिनों में जो है इलेक्शन भी होने वाले हैं, मतदान होने वाले हैं, उसको लेकर के और क्या सर्चिंग अभियान पुलिस की ओर से चलाए जा रहे हैं? पुलिस के द्वारा सर्चिंग अभियान इन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तेज कर दिया गया है और लगातार सुकमा में भी एक माओवादी को ढेर किया गया था और बीजापुर में कुछ दिन पहले 6 माओवादियों को ढेर किया गया था और इलाके में सर्चिंग अभियान जोर शोर से किया जा रहा है। चलिए मनीष, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।